नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता है कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें तकरीबन हम लोगों ने 10 क्लास को पूरा कर लिया है। आज आपका 11वें नंबर का क्लास है, जिसमें हम लोग मच्छर के बारे में और उनसे होने वाले रोगों के बारे में पूरी विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने साथ में एक पेपर और पेन लेकर के बैठे, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखे उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, ताकि जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मच्छर के बारे में, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मच्छर से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में, जो कि आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हम मच्छर के बारे में नंबर 1 पर बात करें तो मच्छर जो है वो एक प्रकार का क्षतिकारक कीट होता है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के रोगों के जीवाणुओं को वहन करता है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मच्छर जो है वो कहीं किसी भी प्रकार से हमारे लिए लाभदायक नहीं होते हैं, यानी कि मच्छर जो होते हैं हमारे लिए हमेशा ही हानिकारक होते हैं। ये क्यों होते हैं, आगे मैं इन सब चीजों पर भी बिल्कुल विस्तृत तरीके से चर्चा करने वाला हूं। तो बस आप सभी लोग से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए बिना स्किप किए हुए। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग नंबर 2 की बात करें तो यह संसार के प्राय सभी भागों में पाए जाते हैं जो एक लिंगी होते हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर एक लिंगी से मतलब ये होता है कि इनके नर और मादा का शरीर बिल्कुल अलग अलग होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो मच्छर होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं या बहुलिंगी होते हैं, तो आपको बिल्कुल उत्तर एक लिंगी पर सही करके चलना है। ये आपका बार बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में, और हो सकता है कि आपसे आगे 2026 में भी यहां से प्रश्न बन जाए। तो नंबर 2 पर जो पॉइंट है वो आपको बिल्कुल नोट डाउन करके चलना है कि मच्छर जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग नंबर 3 की बात करें तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खास करके पैरों के तलवे की गंध को और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि आप कहीं भी चले जाइए आपको मच्छर ढूंढ ही लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पैर के तलवे होते हैं उसकी गंध जो है वो मच्छरों को बहुत ही तेजी से आकर्षित करते हैं। तो हमारे जो पैरों के तलवे की गंध होती है उसी से मच्छर कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर मनुष्य है, यहाँ पर हमको चलना चाहिए। तो ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं। तो आपको बिल्कुल उत्तर सही करके चलना है कि हमारे शरीर की गर्मी से और खास करके हमारे पैर के जो तलवे होते हैं उसकी गंध से वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब दोस्तों, नंबर 4 पर बात करें तो नंबर 4 पर आप देख सकते हैं कि मच्छर से हमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मच्छर के काटने से हमें कौन कौन सी बीमारी होती है। तो आपको बिल्कुल उत्तर सही करना है कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी भयंकर बीमारी हमको मच्छर के काटने से हो जाती है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग नंबर 5 की बात करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके हर बार लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि मच्छर अपने अंडे पानी में देते हैं, इसलिए यदि आसपास इकट्ठा पानी दिखे तो उसमें मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया से पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और मच्छर का लार्वा मर जाता है। यानी कि दोस्तों, यहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि हम इकट्ठा पानी में मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो उससे जो है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है या फिर अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें बिल्कुल नोट डाउन करके चलनी है कि यदि आप किसी इकट्ठे पानी में मिट्टी के तेल को डाल देते हैं तो उसका जो है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और मच्छर के जो लार्वा होते हैं, यानी कि मच्छर के जो अंडे होते हैं, वो बिल्कुल मर जाते हैं, जिससे मच्छरों का प्रजनन जो है वो कम होता है, यानी कि रुक जाता है। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। ये हर बार आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। वहीं पर दोस्तों, नंबर 6 की बात करें तो देख सकते हैं साफ तौर से कहा गया कि भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस ने अपने प्रयोग में बताया कि मलेरिया मच्छर के काटने से ही फैलता है, जिसके लिए उन्हें सन 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यानी कि दोस्तों, यहां से आपके इस लाइन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से ही फैलता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो उत्तर आपका रोनाल्ड रोस सही हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों, आपसे दूसरा क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस ने मच्छर के काटने से मलेरिया पैदा होता है, यह किस सन में बताया था। तो 1902 ईस्वी में बताया था। यह आपका सही हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों, आपका तीसरा क्वेश्चन यह बन जाएगा कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस, जिन्होंने मलेरिया मच्छर के काट
काटने से ही फैलता है यह बताया था, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा कि उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मच्छर से लेकर के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी के बारे में हमने बिल्कुल विस्तार रूप से चर्चा की है, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी शामिल किया गया है और जो कि आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अगर वहीं पर हम लोग बात करें मच्छर के काटने से जो मलेरिया रोग होता है उसकी विस्तार से चर्चा के संबंध में, तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर दिया गया है कि मलेरिया जो है सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है, जिसकी खोज भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस ने किया था। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मलेरिया की खोज जो है वो किस वैज्ञानिक ने की थी और वो किस मूल के थे, यानी कि वो भारतीय मूल के थे या फिर वो किसी अन्य मूल के थे। तो यहां से आपका 2 क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इन सब चीजों को भी आपको बिल्कुल नोट डाउन करके चलना है। नंबर 2 पर बात करें मलेरिया के संबंध में, तो मलेरिया के संबंध में अगर नंबर 2 की बात करें तो रोनाल्ड रोस ने बताया कि मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, क्योंकि मलेरिया के परजीवी का वाहक यही मच्छर है। अगर दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है, तो सभी मच्छरों के काटने से मलेरिया रोग नहीं फैलता है, बल्कि जो मलेरिया रोग है वो केवल और केवल मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही फैलता है, क्योंकि जो इसके परजीवी का वाहक होता है वो मादा एनाफिलीज ही होता है। तो यहां से भी आपके एक क्वेश्चन बन जाएंगे कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हमें हो जाता है। तो आपको बिल्कुल उत्तर सही करके चलना है कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग नंबर 3 की बात करें तो जिस भी व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो जाती है उसे कपकपी और ठंड लगती है। यदि आपने महसूस किया होगा कभी आपको जीवन में मलेरिया का बुखार हुआ होगा तो आपको कपकपी के साथ ठंड महसूस हुई होगी। यानी कि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जब आपको कपकपी और ठंड के साथ कोई भी बीमारी होती है तो उसे कौन सी बीमारी कहते हैं, तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करके चलना है कि तब उस समय हमें मलेरिया का बुखार हो जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मलेरिया बुखार जो है वो ठीक करने के लिए सिनकोना पेड़ की छाल से इसकी दवा बनाई जाती है। यानी कि सिनकोना की जो पेड़ होती है उसी की छाल से ही यह दवाई बनाई जाती है, जिसे लेने से हमें मलेरिया से राहत महसूस होती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि मलेरिया बुखार को ठीक करने की दवाई किस पेड़ के छाल से बनाई जाती है, तो उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मलेरिया बुखार को ठीक करने की दवाई जो बनाई जाती है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो दोस्तों अगर अब हम लोग एनीमिया के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता का साधारण सा मतलब होता है कि खून की कमी। यानी कि अगर आपको एनीमिया का रोग हो गया है तो आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी। अर्थात आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को एनीमिया हो जाती है उसके लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, जिसे आप रेड ब्लड कैप्सूल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उसका रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो अगर आपको एनीमिया का रोग हो जाता है, एनीमिया बुखार हो जाता है, तो आपके खून के अंदर जो आरबीसी की वो कमी हो जाती है। ये आपका पता है कि हजारों में पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जब इनकी कमी हो जाती है तो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और जिस वजह से आप बहुत ही अधिक थकान और मानसिक थकान महसूस करते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों थकान आप इस रोग के कारण महसूस करते हैं। चूंकि हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करती है और इसकी संख्या में कमी आ जाती है, जिस कारण से प्रभावित व्यक्ति को थकान और कमजोरी महसूस होती है। यहाँ पर नंबर 2 पर आप देख सकते हैं इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको पहले ही विस्तार से चर्चा कर दिया है कि यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं पूरे शरीर की जो ऑक्सीजन प्रवाहित करने की क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है और जिससे इससे प्रभावित व्यक्ति को हमेशा थकान और कमजोरी का एहसास होता रहता है। वहीं पर अगर दोस्तों हम लोग बात करें नंबर 3 की, तो चूंकि आप लोग बालक के परिप्रेक्ष्य में ईबीएस की तैयारी कर रहे हैं और अपने सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि बालक के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यह रोग बालक को शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, जिससे बालक का एनर्जी लेवल कम हो जाता है और वह थकान महसूस करता है, जिस कारण उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। तो ये चीजें आपकी यानी कि ये लाइन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बन ही जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा बालक के परिप्रेक्ष्य में ही सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपके जो एनसीईआरटी 3 से 5 की ईबीएस बुक है उसमें भी बालक के परिप्रेक्ष्य में ही सारी चीजें बिल्कुल बताई गई। तो अगर एनीमिया मान लीजिए किसी बालक को हो जाता है जो कि स्कूल में पढ़ने गया है, यानी कि स्कूली शिक्षा ले रहा है, तो यहां से आपके जब क्वेश्चन बनेंगे तो आपको यह पूछा जाएगा कि बालक के परिप्रेक्ष्य में यदि बालक को एनीमिया का रोग हो जाता है तो वो कैसा महसूस करता है। तो आपको बिल्कुल बताना है कि वो थकान महसूस करता है और उसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, जिससे उसका
पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो कहीं न कहीं ये एनीमिया का जो रोग होता है वो हमारे लिए बहुत ही घातक होता है, क्योंकि इस रोग के होने से हमारे ब्लड में यानी कि हमारी आरबीसी रेड ब्लड कैप्सूल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। भले ही ये वीडियो थोड़ा-सा छोटा था, लेकिन आपको इसमें भर-भर के क्वेश्चन दिखे होंगे आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ से आपको भर-भर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को आप उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आप पुराने ही हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर डेली अपलोड करते हैं। तो दोस्तों अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।